जीव विज्ञान का सबसे बुनियादी और शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी सवाल है। अगर हम इस पूरे विषय को इसके मूल रूप में समझें तो शुरुआत दो शब्दों के बीच का अंतर समझने से करनी होगी। हाँ, वंशागति और विविधता, है ना? बिल्कुल। पहला है वंशागति यानी इनहेरिटेंस। ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी गुण माता पिता से उनकी संतान में जाता है। एक तरह से ये ब्लूप्रिंट का स्थानांतरण है। मतलब जो जानकारी पास ऑन हो रही है। जी। और दूसरा शब्द है विविधता या वेरिएशन। ये उन गुणों में होने वाला वो अंतर है जो संतान में उभर कर आता है। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना वंशागति है, लेकिन उन गुणों के एक्सप्रेस होने के तरीके में जो नयापन या भिन्नता आती है वो विविधता है। यही कारण है एक ही माता पिता के दो बच्चे भी एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं। एकदम सही। ठीक है, तो वंशागति वो नियम है जो ये तय करता है कि इंसानों के बच्चे इंसान ही होंगे, उनके दो हाथ और दो पैर ही होंगे। हाँ। लेकिन विविधता वो नियम है जो ये सुनिश्चित करता है कि दुनिया में कोई भी दो इंसान एकदम एक जैसे रोबोट्स की तरह ना दिखें। बहुत अच्छा उदाहरण है। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि ये सब सुनने में जितना स्पष्ट लगता है, वैज्ञानिक रूप से इसे साबित करना उतना ही मुश्किल था। इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने सबसे पहले इस रहस्य से पर्दा उठाया। ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, जिन्हें आज आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन मैं पढ़ रही थी कि जब उन्होंने पहली बार अपने प्रयोग दुनिया के सामने रखे तो किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। मतलब मेंडल मूल रूप से एक पादरी थे, लेकिन उनकी गहरी दिलचस्पी गणित और प्रकृति में थी। उन्होंने जो किया वो उस समय के विज्ञान के लिए एकदम अजूबा था। उन्होंने जीव विज्ञान की समस्याओं को सुलझाने के लिए गणित और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। 1860 के दशक में जीव विज्ञानी इस तरह से काम नहीं करते थे। अरे वाह, मतलब बायोलॉजी में मैथ्स लगा दिया। बिल्कुल। मेंडल ने वंशागति के वैज्ञानिक नियम दुनिया के सामने रखे, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय को उनकी भाषा समझने में दशकों लग गए। और जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने ये सब इंसानों पर नहीं बल्कि इस साधारण मटर के पौधे पर प्रयोग करके साबित किया था। मटर का पौधा। जब भी कोई आनुवंशिकी के बारे में सोचता है तो दिमाग में बड़े बड़े लैब और डीएनए के मॉडल आते हैं। मेंडल का मटर के पौधे को चुनना शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर मैं इसे आज के नजरिए से सोचूं तो मेंडल का मटर चुनना किसी गेमर द्वारा एक ऐसा वीडियो गेम चुनने जैसा है जो बहुत जल्दी लोड होता है। ओहो, मैं समझा नहीं। कैसे? मतलब जिसके ग्राफिक्स बिल्कुल हाई डेफिनेशन और स्पष्ट है। मटर का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, यानी कम पीढ़ी समय। वैज्ञानिक को 3-4 पीढ़ियों का अध्ययन करने के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। अरे हाँ, ये तो बहुत ही सटीक तुलना है ना? और मटर में स्पष्ट गुण या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं। पौधा या तो लंबा होगा या बौना, बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार। बीज का कोई कंफ्यूजन नहीं। इस उदाहरण ने मेंडल की सोच को बहुत अच्छी तरह पकड़ लिया है। वैज्ञानिक प्रयोगों में सबसे बड़ी चुनौती होती है वेरिएबल्स या बदलावों को कंट्रोल करना। मेंडल को एक ऐसे जीव की जरूरत थी जिसमें वो शुद्ध वंश या प्योर लाइन प्राप्त कर सकें। मटर के पौधों में स्वपरागण होता है जिससे पीढ़ियों तक एक ही गुण बना रहता है। अच्छा, मतलब बाहर की कोई मिलावट नहीं। जी, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह था कि मेंडल जब चाहें एक चिमटी और ब्रश की मदद से नियंत्रित परागण करवा सकते थे। यानी वे अपनी मर्जी से एक लंबे पौधे के परागकण को एक बौने पौधे के फूल पर डाल सकते थे। तो ये जो तेज पीढ़ी चक्र और बिल्कुल स्पष्ट गुण थे, इसी संयोजन ने मेंडल को हजारों पौधों का सटीक गणितीय डेटा इकट्ठा करने में मदद की। बिल्कुल, यही उनकी सफलता का राज था। अब मेंडल के उन ऐतिहासिक प्रयोगों की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है कि हमें आनुवंशिकी की इस डिक्शनरी को थोड़ा सुलझा लेना चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि विज्ञान की अपनी एक भाषा होती है। जब तक हम उन बुनियादी शब्दों को नहीं समझेंगे, हम मेंडल के असली काम को डिकोड नहीं कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं जीन से। ठीक है। ये तो हम अक्सर सुनते हैं कि ये तो उसके जीन्स में है। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ गई हूँ। जीन तो समझ आ गया कि ये जानकारी का पैकेट है या गुण का वाहक है, लेकिन ये अलील क्या नई चीज है? क्या ये जीन के ही टूटे हुए टुकड़े हैं? नहीं, ये एक बहुत ही आम उलझन है। इसे इस तरह समझते हैं, जीन किसी भी गुण का मूल वाहक है जो डीएनए का एक हिस्सा होता है। लेकिन कोई भी गुण सिर्फ एक ही तरह का तो नहीं होता। सही बात है। एलील वास्तव में एक ही जीन के अलग अलग वर्जन या रूप होते हैं। मान लीजिए आइसक्रीम एक जीन है। ओके।
आइसक्रीम जीन है। तो वेनिला और चॉकलेट उस आइसक्रीम के एलील हैं। पौधों के संदर्भ में अगर ऊंचाई तय करने वाला एक जीन है, तो उस जीन के 2 संभावित रूप हो सकते हैं। एक रूप जो पौधे को लंबा बनाता है और दूसरा रूप जो पौधे को बौना बनाता है। अच्छा। इन्हीं अलग-अलग रूपों को हम एलील कहते हैं। हर व्यक्ति में एक गुण के लिए 2 एलील होते हैं। एक माँ से आता है और एक पिता से। समझ गई। तो जीन एक तरह का फोल्डर है और एलील उस फोल्डर के अंदर रखी गई अलग-अलग फाइलें हैं। ये स्पष्ट है। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद 2 और शब्द आते हैं जो अक्सर दिमाग घुमा देते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में रखूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि जीनोटाइप किसी ऐप के सोर्स कोड की तरह है? दिलचस्प है। आगे बताइए। मतलब ये उन एलील्स की आंतरिक संरचना है जो छुपी हुई है, और फिनोटाइप उस ऐप का यूजर इंटरफेस या स्क्रीन है, यानी वो बाहरी रूप जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। कमाल है। जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझने के लिए इससे बेहतर कोई और तुलना नहीं हो सकती। शुक्रिया। जीनोटाइप वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो कोशिकाओं के भीतर छिपा है, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन। हम उसे बाहर से नहीं देख सकते। लेकिन फिनोटाइप वो है जो उस ब्लूप्रिंट के परिणाम स्वरूप भौतिक रूप से प्रकट होता है, जैसे कि पौधे का असल में लंबा दिखना। इन शब्दों को आधार बनाकर अब हम मेंडल के पहले बड़े प्रयोग को देख सकते हैं, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है ना? जी। इसमें उन्होंने केवल एक ही गुण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया था, पौधे की ऊंचाई। तो चलिए हम उसी क्लासिक प्रयोग के अंदर चलते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार मेंडल ने एक शुद्ध लंबे पौधे को लिया जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी था। बिल्कुल। और उसका क्रॉस एक शुद्ध बौने पौधे के साथ करवाया जिसका जीनोटाइप स्मॉल टी और स्मॉल टी था। जब इन दोनों से अगली पीढ़ी बनी, जिसे F1 पीढ़ी कहते हैं, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात हुई। हाँ, सारे के सारे पौधे लंबे निकले। कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का या बौना नहीं था। इसी से प्रभुत्व का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस सामने आया। यही वो बिंदु था जहां मेंडल को पहला बड़ा सुराग मिला। प्रभुत्व का नियम ये बताता है कि जब 2 अलग-अलग एलील एक साथ आते हैं, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, हाँ, तो उनमें से एक एलील खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है। इसे हम डोमिनेंट या प्रभावी कहते हैं। और जो दूसरा एलील है वो छिप जाता है, वो खुद को व्यक्त नहीं कर पाता। उसे हम रिसेसिव या अप्रभावी कहते हैं। बिल्कुल। F1 पीढ़ी में लंबेपन का एलील जो टी था वो डोमिनेंट था, इसीलिए उसने बौनेपन के रिसेसिव एलील टी को पूरी तरह दबा दिया और फिनोटाइप में सारे पौधे लंबे दिखाई दिए। रुको, यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मुझे एक बात खटक रही है। क्या? करवाया तो अगली पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में एक जादू हो गया। बौना पौधा वापस आ गया। ये वापस कैसे आ सकता है अगर वो पहले गायब हो गया था? इस सवाल ने मेंडल को भी बहुत रोमांचित किया होगा। उन्होंने जब F2 पीढ़ी को उगाया तो देखा कि पौधे 3.1 के अनुपात में पैदा हुए। यानी हर 4 पौधों में से 3 पौधे लंबे थे और 1 पौधा बौना था। जी। बौनेपन का इस तरह वापस आना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि F1 पीढ़ी में बौनेपन का एलील नष्ट नहीं हुआ था, वो केवल शांत बैठा था। अरे वाह! इसे समझाने के लिए मेंडल ने अपना दूसरा नियम दिया, पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो ये पृथक्करण काम कैसे करता है? क्या एलील एक दूसरे से टूटकर अलग हो जाते हैं? इसे ऐसे समझिए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी एक ही कोशिका में साथ रहने के बावजूद आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। अच्छा। वे एक ग्लास में रखे तेल और पानी की तरह हैं, साथ हैं पर अलग हैं। जब प्रजनन कोशिकाएं या गैमेट्स बनते हैं तो जीन के जोड़े में मौजूद ये दोनों एलील एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और अलग-अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। अपना मूल स्वरूप वे कभी नहीं खोते। और जब F2 पीढ़ी में किसी संयोग से माँ और पिता दोनों की तरफ से स्मॉल टी एलील एक साथ आ जाते हैं तो बौनेपन का गुण फिर से फिनोटाइप में उभर आता है। क्या प्रकृति का चीजों को सुरक्षित रखने का कितना शानदार तरीका है। मतलब कोई भी जानकारी असल में डिलीट नहीं होती, बस बैकग्राउंड में सेव रहती है। बिल्कुल सही। लेकिन अभी तक हम सिर्फ एक गुण ऊंचाई की बात कर रहे थे। अगर हम एक साथ 2 गुणों पर नजर डालें तो क्या होगा? क्या प्रकृति के पास इतनी मल्टीटास्किंग करने की क्षमता है? मल्टीटास्किंग प्रकृति की सबसे बड़ी खूबी है। यहीं पर डायहाइब्रिड क्रॉस की बात आती है, जहां एक साथ 2 अलग-अलग गुणों का अध्ययन किया जाता है। हाँ, डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने ये देखने की कोशिश की कि क्या एक गुण की वंशागति दूसरे गुण की वंशागति को प्रभावित करती है। उन्होंने बीज का रंग,
जो पीला या हरा हो सकता है, और बीज का आकार जो गोल या झुर्रीदार हो सकता है, दोनों एक साथ लिए। ओके। पीला रंग और गोल आकार डोमिनेंट थे। जब उन्होंने F2 पीढ़ी तक क्रॉस करवाया तो उन्हें एक बहुत ही खास अनुपात मिला, 9:3:3:1। 9:3:3:1। ये अनुपात सुनने में तो गणित की किसी पहेली या किसी लॉकर के पासवर्ड जैसा लगता है। हाँ, थोड़ा अजीब है। लेकिन असल दुनिया में उन पौधों के बीच इसका मतलब क्या था? अगर हम इसे 16 पौधों के एक समूह में बांटकर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। उन 16 में से 9 पौधे ऐसे थे जिनमें दोनों डोमिनेंट गुण थे, यानी बीज पीले और गोल थे। ठीक है, वो तो होना ही था। एक पौधा ऐसा था जिसमें दोनों रिसेसिव गुण थे, हरा और झुर्रीदार। हाँ, लेकिन जो असली खेल था वो बीच के उन 3 और 3 पौधों में था। अच्छा, वो कैसे? 3 पौधे पीले रंग के थे लेकिन उनका आकार झुर्रीदार था, और बाकी 3 पौधे हरे रंग के थे लेकिन उनका आकार गोल था। ओह, इसका मतलब है कि पीला रंग सिर्फ गोल आकार के साथ बंधा हुआ नहीं था, वो झुर्रीदार के साथ भी चला गया है। एकदम सही। इस अवलोकन ने स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जन्म दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अलग अलग गुणों के एलील विरासत में पूरी तरह स्वतंत्र रूप से जाते हैं। बीज के रंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीज का आकार क्या होने वाला है, वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आप अपना स्टार्टर और अपना मेन कोर्स अपनी मर्जी से अलग अलग चुन सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आपने स्टार्टर में सूप लिया है तो मेन कोर्स में आपको रोटी ही खानी पड़ेगी। आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार उदाहरण है। मेंडल के ये नियम बहुत ही सटीक, साफ और सुंदर लगते हैं, लेकिन विज्ञान में हमेशा एक लेकिन होता है ना? क्या प्रकृति हमेशा इन नियमों का आंख मूंद कर पालन करती है? क्या हर जगह यही लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करता है कि एक जीतेगा और एक हारेगा? प्रकृति हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट या हार जीत में काम नहीं करती। उसके पास रंगों की पूरी एक रेंज है। जैसे जैसे आनुवंशिकी का दायरा बढ़ा, वैज्ञानिकों ने पाया कि मेंडल के नियमों की कुछ सीमाएं या एक्सेप्शंस हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है अपूर्ण प्रभुत्व या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभुत्व मतलब जब कोई एक एलील अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाता। मुझे याद है हमारी नोट्स में लाल और सफेद फूल का एक उदाहरण दिया गया है। जी, मेंडल के नियम के अनुसार यदि हम एक लाल फूल वाले पौधे और एक सफेद फूल वाले पौधे का क्रॉस कराएं तो सारे फूल लाल होने चाहिए थे, अगर लाल रंग डोमिनेंट है। हाँ, प्रभुत्व के नियम के हिसाब से तो यही होना चाहिए। लेकिन स्नैपड्रैगन जैसे कुछ पौधों में ऐसा नहीं होता। इसके बजाय F1 पीढ़ी में हमें गुलाबी फूल मिलते हैं। गुलाबी? हाँ, यहाँ दोनों एलील मिलकर एक मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट लक्षण बना रहे हैं। लाल रंग सफेद को पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा है, इसलिए दोनों का असर मिक्स हो जाता है। ओके, तो ये ऐसा है जैसे आपने एक बाल्टी में लाल और सफेद पेंट को मिला दिया हो और एक नया ही रंग बन गया। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक बाद एक और बहुत ही दिलचस्प स्थिति आती है जिसे सह प्रभुत्व या कोडोमिनेंस कहा जाता है। ये अपूर्ण प्रभुत्व से अलग कैसे है? ये थोड़ा अलग है। अगर मैं इसके लिए एक तुलना सोचूं तो क्या ये उन दो गायकों की तरह है जो एक ही माइक पर गा रहे हैं? कैसे? अपूर्ण प्रभुत्व में ऐसा लगेगा जैसे दोनों की आवाजें मिलकर एक नई धुंधली सी आवाज बन गई हैं। लेकिन सह प्रभुत्व में दोनों गायक पूरी ताकत से गा रहे हैं और आपको दोनों की आवाजें बिल्कुल साफ और बराबर सुनाई दे रही हैं। कोई किसी को नहीं दबा रहा। अरे वाह, वो गायकों वाली तुलना सह प्रभुत्व को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। सह प्रभुत्व में पेंट के रंगों की तरह कुछ मिक्स नहीं होता। दोनों एलील्स समान रूप से और पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाते हैं। कोई उदाहरण? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण इंसानों का AB रक्त समूह यानी AB ब्लड ग्रुप है। इसमें A और B दोनों एलील मौजूद होते हैं और दोनों ही लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर अपनी अपनी स्वतंत्र उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कोई किसी से कम नहीं होता। अच्छा। और इसी रक्त समूह के साथ हम एक और जटिलता देखते हैं जिसे बहु एलील या मल्टीपल एलील्स कहते हैं। मतलब एक जीन के सिर्फ 2 वर्जन नहीं बल्कि कई वर्जन हो सकते हैं। हाँ, मेंडल ने सोचा था कि एक जीन के केवल 2 ही रूप होते हैं, जैसे लंबा या बौना। लेकिन इंसानी रक्त समूह को तय करने वाले जीन के 3 अलग अलग एलील होते हैं, A, B और O। ओके। अब क्योंकि एक इंसान में केवल 2 ही एलील हो सकते हैं, इसलिए पूरी आबादी में इन 3 एलील्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारे सारे ब्लड ग्रुप्स जैसे A, B,
ABO बनते हैं। ये साबित करता है कि प्रकृति के पास विविधता पैदा करने के कितने सारे टूल मौजूद हैं। बिल्कुल। मटर के पौधों और फूलों के रंगों से शुरू हुआ ये सफर अब सीधे इंसानों के खून तक पहुंच गया है। और जब इंसानों की बात आती है तो एक विषय ऐसा है जिस पर शायद इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, सबसे ज्यादा विवाद हुए हैं और अनगिनत गलतफहमियां रही हैं। आप लिंग निर्धारण की बात कर रही हैं। जी, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये असल में कैसे तय होता है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये पूरी तरह से क्रोमोसोम्स का एक सीधा गणित है। लिंग निर्धारण को लेकर जीव विज्ञान का नियम किसी भी सामाजिक मान्यता से परे बिल्कुल स्पष्ट है। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्रों यानी सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा होता है। हमारे शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 23वां जोड़ा लिंग तय करता है। महिलाओं में ये दोनों गुणसूत्र X होते हैं, यानी XX, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, यानी XY। जब प्रजनन की प्रक्रिया होती है तो महिला के अंडे में हमेशा केवल X गुणसूत्र ही मौजूद होता है। इसका मतलब है कि माँ की तरफ से आने वाली जेनेटिक जानकारी हमेशा फिक्स होती है, वो सिर्फ X क्रोमोसोम ही दे सकती है। इसी कारण से लिंग निर्धारण पूरी तरह से पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। पिता के आधे शुक्राणुओं में X क्रोमोसोम होता है और आधे में Y। अच्छा, यदि पिता की ओर से X गुणसूत्र आता है तो अंडाणु के X के साथ मिलकर संयोजन XX बनता है और संतान एक लड़की होती है। और यदि पिता की ओर से Y गुणसूत्र आता है तो संयोजन XY बनता है और संतान एक लड़का होता है। तो इसमें किसी का जोर नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक रूप से इसमें किसी का भी कोई सचेत नियंत्रण नहीं होता। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक लॉटरी है जिसका परिणाम पिता के क्रोमोसोम से तय होता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो विज्ञान से कहीं ज्यादा समाज के लिए महत्वपूर्ण है। सदियों से और आज भी कई समाजों में बेटे का जन्म न होने पर महिलाओं को दोष दिया जाता है, उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वंशागति के ये कड़े नियम साफ साफ बताते हैं कि जैविक रूप से माँ का इसमें कोई हाथ ही नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे सही वैज्ञानिक ज्ञान सदियों पुरानी और हानिकारक सामाजिक मान्यताओं को जड़ से उखाड़ सकता है। सही कहा आपने। खैर, जब हम क्रोमोसोम्स की बात कर ही रहे हैं तो मुझे लिंकेज और पुनर्संयोजन यानी क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछना है। मेंडल ने कहा था कि गुण स्वतंत्र रूप से जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है ना। मेंडल सही थे, लेकिन उनकी एक सीमा थी। उन्होंने जिन गुणों का अध्ययन किया वे या तो अलग अलग गुणसूत्रों पर थे या एक ही गुणसूत्र पर बहुत दूर दूर थे। बाद में वैज्ञानिकों ने लिंकेज की खोज की। लिंकेज का मतलब है कि अगर दो जीन एक ही गुणसूत्र पर शारीरिक रूप से बहुत पास पास स्थित हैं तो वे अलग अलग होने के बजाय एक साथ ही विरासत में जाने की जिद करते हैं। वे स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को तोड़ देते हैं। अगर हम क्रोमोसोम को एक बस मान लें और जीन उस बस में बैठे यात्री हों, जो यात्री बस में दूर दूर बैठे हैं वो तो अलग अलग उतरकर अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। लेकिन जो दो जिगरी दोस्त बस में एक साथ वाली सीट पर बैठे हैं वे तो हमेशा साथ ही उतरेंगे और साथ ही जाएंगे। ये लिंकेज हुआ। लेकिन फिर ये क्रॉसिंग ओवर क्या है? आपके बस वाले उदाहरण को ही थोड़ा बेहतर तरीके से देखते हैं। बताइए। मान लीजिए कि दो बसें बिल्कुल एक साथ समानांतर रूप से एक ही गति में चल रही हैं। दोनों बसों की खिड़कियां खुली हैं। अचानक एक बस का यात्री दूसरी बस के यात्री के साथ खिड़की से अपना बैग बदल लेता है। अरे! जीव विज्ञान में जब कोशिकाओं के विभाजन के समय क्रोमोसोम्स के जोड़े आपस में मिलते हैं तो वे कभी-कभी अपने डीएनए के कुछ हिस्सों की अदला बदली कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अच्छा, तो ये अदला बदली है। जी, इस अदला बदली से जीनों का एक बिल्कुल नया संयोजन या पैटर्न बन जाता है। इसी से पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन होता है, जो अंततः हर संतान में एक नयापन या विविधता लाता है। ये प्रकृति का डीएनए को शफल करने का तरीका है ताकि ताश के पत्तों की तरह हमेशा एक नया हाथ मिले। बिल्कुल। लेकिन ये कॉपी पेस्ट और अदला बदली का सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता। जब इस सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी आती है तो क्या होता है? हमारे नोट्स यहाँ वंशागति के विकारों यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, जैसे हीमोफीलिया और रंगांधता। डीएनए की कॉपी बनने या क्रोमोसोम्स के बंटवारे में होने वाली कोई भी त्रुटि बहुत भारी पड़ सकती है। इन्हीं त्रुटियों से आनुवंशिक विकार जन्म लेते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसा विकार है जिसमें शरीर में खून का थक्का जमाने वाला प्रोटीन नहीं बन पाता।
जिससे एक छोटी सी चोट से भी लगातार खून बह सकता है। वहीं रंगांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं कर पाता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। हाँ, इन दोनों में खास बात है, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं। इसका मतलब है कि इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार खराब या म्यूटेटेड जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। और शायद इसीलिए ये बीमारियां महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। क्योंकि पुरुषों के पास तो केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। अगर वो इकलौता एक्स खराब निकल गया तो उसे बचाने के लिए कोई दूसरा एक्स नहीं है, बीमारी सीधे हावी हो जाएगी। इस मैकेनिज्म को आपने बिल्कुल सटीक पकड़ा है। महिलाओं के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर उनका एक एक्स खराब भी हो तो दूसरा सामान्य एक्स उस कमी को कवर कर लेता है। महिलाएं ज्यादातर इन बीमारियों की वाहक या कैरियर होती हैं, लेकिन वे खुद इससे पीड़ित नहीं होती। समझ गई। ये सब उन त्रुटियों या उत्परिवर्तन के कारण होता है जिन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन, वह इस शब्द को सुनते ही अक्सर एक्समैन जैसी फिल्मों की याद आती है, लेकिन असल दुनिया में ये समझना बहुत दिलचस्प है। हाँ, फिल्मों से बहुत अलग है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण रेसिपी बुक को कोई बार बार टाइप कर रहा हो। लाखों बार टाइप करने के दौरान कभी कभी कोई टाइपिंग मिस्टेक या टाइपो हो जाता है? अब ये टाइपो कई बार डिश को पूरी तरह से खराब कर देता है, जिसे हम आनुवंशिक विकार कह सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि कभी कभी अनजाने में हुआ ये टाइपो डिश में एक बिल्कुल नया और बेहतरीन स्वाद जोड़ देता है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो वो नया स्वाद ही हमारे अस्तित्व का आधार है। म्यूटेशन, पुनर्संयोजन और लैंगिक प्रजनन, ये तीनों मिलकर वो कच्चा माल तैयार करते हैं जिससे विविधता जन्म लेती है। बिल्कुल। अगर हर संतान अपने माता पिता की बिल्कुल 100% कार्बन कॉपी होती तो दुनिया में कभी कोई बदलाव नहीं आता। हम आज भी शायद एक कोशिकीय जीव ही होते। उफ, ये तो बहुत डरावना विचार है। जीवों की आबादी में जब ये छोटे छोटे बदलाव या विविधताएं पीढ़ियों तक जमा होती रहती हैं, तो समय के साथ जो गुण पर्यावरण के अनुकूल होते हैं वे बच जाते हैं और जो अनुकूल नहीं होते वे नष्ट हो जाते हैं। यही प्राकृतिक चयन है और यही विकास या इवोल्यूशन की असली चाबी है। ये सच में दिमाग के बंद दरवाजों को खोल देने वाला सफर रहा है। हमने मेंडल की शांत मटर के खेतों से शुरुआत की, जीनों और एलील्स की उस अदृश्य भाषा को डिकोड किया जी। ये देखा कि कैसे खून के रिश्ते और रक्त समूह काम करते हैं, लिंग निर्धारण के पीछे के विज्ञान को समझा और अंततः ये देखा कि कैसे कुछ जेनेटिक टाइपिंग मिस्टेक्स या म्यूटेशन ने पृथ्वी पर विकास की पूरी कहानी ही लिख दी है। बिल्कुल। वंशागति हमें हमारी जड़ों से बांधे रखती है, लेकिन विविधता वो पंख हैं जो हमें भविष्य की ओर ले जाती हैं। क्या बात है। और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। हम सभी उस लगातार चलने वाले इवोल्यूशन का एक हिस्सा मात्र हैं, जो अरबों सालों से बिना रुके अपना काम कर रहा है। एकदम सही। इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। हमने देखा कि म्यूटेशन और विविधता ही वो कच्चा माल है जिससे प्रकृति हमारा इवोल्यूशन करती है। हाँ। लेकिन आज के आधुनिक युग में चिकित्सा विज्ञान, विशेष रूप से जीन एडिटिंग तकनीक जैसे कि क्रिस्पर, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, हम आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने यानी डीएनए के उन टाइपिंग मिस्टेक्स को खुद एडिट करके सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी आनुवंशिक त्रुटियों को खुद ही मिटाने लगेंगे तो मानव विकास का भविष्य क्या होगा? क्या हम प्रकृति के हाथों से विकास का नियंत्रण हमेशा के लिए छीनकर अपना एवोल्यूशन खुद तय करने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। बात है आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने अंदर छिपे उस 50-50 वाले गणित पर सवाल उठाते रहिए।